मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के कारण एनर्जी की सप्लाई बाधित हुई। भले ही ये युद्ध तीन देशों के बीच लड़ा जा रहा है, मगर इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर पड़ा। भारत को भी इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर रखा है। पूरी दुनिया का 20% तेल और गैस इसी मार्ग से होकर गुजरता है और भारत का लगभग 40 से 45% एनर्जी इसी मार्ग से होकर भारत तक पहुंचती है। जब ये मार्ग बाधित हुआ तो देश के अंदर इसका असर दिखने लगा। लेकिन ऐसे वक्त पर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने काफी अहम भूमिका निभाई। वो लगातार खाड़ी देशों के संपर्क में रहे, ईरान के अपने काउंटर पार्ट से भी बातचीत की। एस जयशंकर ने फाइनेंशियल टाइम्स के एक इंटरव्यू में बताया है कि उन्होंने किस तरह से इस आपूर्ति को बाधित न होने के लिए अपने प्रयास जारी रखे। इंटरव्यू में एस जयशंकर ने बताया कि भारत और ईरान के बीच बातचीत के बाद शनिवार को भारतीय झंडे वाले 2 गैस टैंकर फारस की खाड़ी में हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजर पाए। उन्होंने कहा कि मैं फिलहाल ईरान से बातचीत कर रहा हूं और इस बातचीत के कुछ नतीजे मुझे देखने को भी मिले हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि भारतीय झंडे वाले जहाजों के गुजरने के लिए कोई सामान या स्थायी समझौता नहीं हुआ और इसके बदले में ईरान को कुछ नहीं मिला है। शनिवार को जब हॉर्मुज स्ट्रेट से लिक्विड नेचुरल गैस लेकर जा रहे 2 भारतीय टैंकरों के सुरक्षित गुजरने की खबर आई, उसी वक्त ईरानी अधिकारियों ने ईरानी तेल से लदे कई और तेल टैंकरों को भी गुजरने की घोषणा की। बीबीसी पर्शियन के मुताबिक इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC की नौसेना के कमांडर अलीरेजा तंगसीरी ने एक्स पर एक संदेश में भारत का नाम लिए बिना लिखा कि समंदर के अंदर लड़ाई में ईरानी नेवी की इच्छा और कार्रवाई के नतीजे देखने को मिल रहे हैं। ईरानी तेल ले जा रहे कई टैंकर जो सीमाओं से हजारों किलोमीटर दूर थे, उन्हें जाने दिया गया। ये खतरे और प्रतिबंध हटाने का वास्तविक मॉडल है। एस जयशंकर ने फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू में बताया है कि नई दिल्ली और तेहरान के बीच हुई बातचीत के कारण शनिवार को भारतीय झंडे वाले 2 गैस टैंक हॉर्मुज स्ट्रेट से पार कर पाए। उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि मैं इस समय उनसे बातचीत कर रहा हूं और मेरी बातचीत से कुछ नतीजे मिले हैं। यह प्रक्रिया जारी है। अगर इससे नतीजे मिल रहे हैं तो स्वाभाविक है कि मैं इसे आगे भी जारी रखूंगा। उन्होंने कहा कि भारत के नजरिए से बेहतर यही है कि हम बातचीत करें, तालमेल करें और समाधान निकालें। अगर इससे दूसरे देशों को भी बातचीत का रास्ता मिलता है तो दुनिया के लिए बेहतर होगा। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक फ्रांस और इटली उन यूरोपीय देशों में शामिल हैं जिन्होंने ऊर्जा आपूर्ति दोबारा शुरू करने के लिए तेहरान से कूटनीतिक समाधान पर बातचीत शुरू की है। जयशंकर ने सोमवार को ब्रसल्स में यूरोपीय संघ के विदेशी मंत्रियों की बैठक में शामिल होने से पहले फाइनेंशियल टाइम्स से बातचीत की थी। यूरोपीय देश क्या भारत की तरह का कोई समझौता कर सकते हैं? इस सवाल पर उन्होंने कहा कि हर रिश्ता अपने आधार पर खड़ा होता है, इसलिए मेरे लिए इसे किसी दूसरे रिश्ते से तुलना करना अभी मुश्किल है। मैं यूरोपीय देशों के साथ ये साझा करने के लिए तैयार हूं कि हम क्या कर रहे हैं। मुझे पता है कि उनमें से कई देशों की तेहरान से बातचीत भी हुई है। एस जयशंकर का कहना है कि भारतीय झंडे वाले जहाजों के लिए ईरान में कोई सामान्य व्यवस्था नहीं है और हर जहाज की आवाजाही अलग और मामले में अलग रूप से होती है। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान को इसके बदले में कुछ नहीं मिला और दोनों देशों के बीच लंबे समय से बने संबंध ही बातचीत का आधार है। उन्होंने कहा कि यह किसी लेन देन का मामला नहीं है, यानी कोई बायलैटरल हमारे बीच में ऐसी संबंध नहीं बने हैं जिससे कि आप ये कहो कि ईरान को हमने ये दिया हो तब हमारे टैंकर गुजर रहे हैं। उन्होंने कहा केवल हमारे जो पिछले संबंध रहे हैं और बातचीत के आधार पर ही ऐसा हो रहा है। भारत और ईरान के बीच जो संबंध है और हम इस संघर्ष को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं। उन्होंने कहा कि यह अभी भी शुरुआती दौर में है और इलाके में अभी कई भारतीय जहाज मौजूद हैं, इसलिए बातचीत जारी है और इस दिशा में हम काम आगे भी हमारा जारी रहेगा। पिछले हफ्ते तेल की कीमत अगस्त 2022 के बाद पहली बार $100 से पार हुई। कुछ इंडस्ट्री एनालिस्ट का मानना है कि जैसे जैसे ये संघर्ष आगे बढ़ेगा, इन कीमतें भी लगातार बढ़ती चली जाएंगी। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने पिछले हफ्ते कहा कि देश की सेना उस सक्रिय जलमार्ग को ब्लॉक करना जारी रखेगी जिसे दुनिया के लगभग 5वां हिस्सा तेल और गैस का गुजरता था। फ्रांस और इटली उन यूरोपीय देशों में शामिल है जिन्होंने तेहरान के साथ एक संभावित कूटनीतिक समाधान पर बातचीत शुरू की है जिसमें ऊर्जा शिपमेंट्स फिर से शुरू हो सके। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने रविवार को CBS को बताया कि ईरान उन देशों के लिए बिल्कुल ओपन है जो अपने जहाजों के सुरक्षित मार्ग पर हमसे चर्चा करना चाहते हैं। जयशंकर ने सोमवार को ब्रसल्स में EU विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने से पहले यह बात कही। इस बैठक में इस बात पर चर्चा होगी कि क्या लाल सागर में अपने एस्पेट्स नौसैनिक मिशन के दायरे को बढ़ाकर उसमें हॉर्मुज
जल डमरूमध्य को भी शामिल किया जाए। फिलहाल इस मिशन में फ्रांस, इटली और ग्रीस के 3 युद्धपोत शामिल हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या यूरोपीय देश भारत की व्यवस्था की एक कॉपी कर रहे हैं, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सच कहूं तो हर रिश्ता अपने आप में अपनी खूबियों पर, अपने विश्वास पर टिका होता है। इसलिए अब मेरे लिए इसकी तुलना किसी दूसरे से करना बहुत मुश्किल है, जिनमें शायद ये खूबियां हो या ना हो। उन्होंने कहा कि मुझे ईयू के राजधानियों के साथ में ये साझा करने की खुशी होगी कि हम किस तरह अपनी डील कर रहे हैं, क्या बातचीत कर रहे हैं। मुझे पता है कि अभी भी कई ऐसे यूरोप के देश हैं जो उनसे बातचीत कर रहे हैं, और इस पर अगर वो लोग कूटनीतिक सफलता उनको मिलती है तो फिर ये मार्ग से जो कार्गो विमानों की जाने की गति है वो बढ़ सकती है। फाइनेंशियल टाइम्स को दिए इंटरव्यू में जिस तरह जयशंकर ने अपनी बात को रखा है, और इससे पुष्टि होती है कि हॉर्मुज जल डमरूमध्य से जो भी शिप अभी वहां से गुजर रहे हैं उसमें बहुत बड़ा हाथ जयशंकर के साथ हुई बातचीत का है। वरना इससे पहले ईरान ने साफ तौर पर मना कर दिया था कि चीन के अलावा किसी दूसरे देश के जहाज यहां से हम गुजरने नहीं देंगे। लेकिन इसके बाद लगातार अब्बास अरागची से जयशंकर ने कूटनीतिक बातचीत करी, और उस दौरान 3 दिन में 3 ऐसी बड़ी घटनाएं घटी जहां पर भारत ने ईरान के साथ में अपने कूटनीतिक संबंधों को आगे बढ़ाया। और इसी के लिहाजा आज जो है ये खुशखबरी आ रही है कि यहाँ से अब जो कार्गो शिप है वो यहाँ से सकुशल गुजरने लगे हैं और भारत भी पहुंचने लगे हैं। इससे देश के अंदर जो एलपीजी के लिए मारामारी हो रही थी उसमें भी कमी आएगी, और तेल को लेकर जो संकट गहरा सकता है उसमें भी कमी आएगी। शुक्रिया।